हेलो गाइस, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम इस वीडियो में 50 प्लस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो कि ट्रांसफार्मर चैप्टर से है। इसमें जो हम क्वेश्चन को लिए हैं दोस्तों वो एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको एक करेक्ट ऑप्शन को चुन करके टिक करना रहता है, ठीक है। और यह ट्रांसफार्मर चैप्टर से है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, प्रीवियस पेपर में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। और आशा करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर एक कैसा युक्ति है। तो पहले हम ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा डिफिनीसन जान लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ट्रांसफार्मर जो होता है एक प्रकार का स्टैटिक्स डिवाइस होती है। स्टैटिक्स मतलब इसको हिंदी में हम स्थैतिक बोलते हैं। स्थैतिक डिवाइस माने मशीन या युक्ति। स्थैतिक युक्ति होती है जो वोल्टेज के निम्न स्तर से उच्च स्तर और उच्च स्तर से निम्न स्तर में बदलने का कार्य करती है, ठीक है। यह ट्रांसफार्मर का डेफिनीशन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आइए 50 एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं और जो करेक्ट आंसर है उसी को हम देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर एक किस प्रकार का युक्ति है या ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक्स डिवाइस है। तो स्टैटिक्स का मतलब स्थैतिक होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ट्रांसफार्मर ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ होता है। जो ट्रांसफार्मर का ब्रीदर होता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ब्रीदर है और ट्रांसफार्मर का। इसमें जो प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सिलिका जेल होगा। सिलिका जेल का सूत्र क्या होता है, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में अगर पता होगा तो ज़रूर बताइएगा, सिलिका जेल का सूत्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सूक्ष्म सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सूक्ष्म सिलिका जेल का जो रंग होता है, यह राइट ऑप्शन इसका ग हो जाएगा। सूक्ष्म सिलिका जेल का रंग हल्का गुलाबी नीला होती है, तो इसका राइट ऑप्शन भी ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ग्लूकोज रिले का प्रयोग होता है, यानी कि ग्लूकोज रिले जो होता है एक ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है। वो किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में इसका सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। तो इसका चौथा का राइट आंसर जो होगा ख हो जाएगा। ग्लूकोज रिले का प्रयोग तेल शीतली ट्रांसफार्मर में किया जाता है, इसका राइट ऑप्शन ख हो जाएगा दोस्तों। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी ट्रांसफार्मर के प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, किसी ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में जो ईएमएफ निर्भर करता है उसका इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें आवृत्ति और लपेट की संख्या और अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करती है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन घ हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनका अभी एग्ज़ाम एनुअली या सेमेस्टर वाइज होने वाला है, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। वीडियो को अगर आप देखते हैं तो ज़रूरी से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं होने वाले ऑनलाइन एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड को लेमिनेशन तथा सिलिकॉन इस्पात की पट्टी को क्यों बनाया जाता है। जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है, कोर, उसको लेमिनेशन क्यों किया जाता है, और जो सिलिकॉन इस्पात सिलिकॉन स्टील का जो पट्टी का हम प्रयोग करते हैं उसको क्यों किया जाता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा घ हो जाएगा। इसका प्रयोग हम एडी करंट लॉस तथा हिस्टेरिस लॉस घटाने के लिए करते हैं, यानी कि इसका राइट ऑप्शन जो होगा घ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छा से सॉल्व करेंगे। इसमें आप लोग का अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एडी करंट
लॉस घटाने के लिए कोर को कौन सा मटेरियल से बनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है एडी करंट लॉस घटाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन मटेरियल का प्रयोग करके इसका हम बनाते हैं। इसका लेमिनेट करके पत्ती को ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है। प्रतिस्थापन में जो भाग नहीं प्रयुक्त होता है तो कंजर्वेटर होता है, ब्रीदर भी होता है, ग्लूकोज रिले होता है, एक्साइटर जो होता है वो नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में एक्साइटर का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन घ हो जाएगा। ठीक है, नहीं होता है इसलिए इसका हम सब ऑप्शन पढ़ के आप लोग को बताएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिणाम मित्र के लिए सही है। परिणाम मित्र को ही हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर का हिंदी होता है परिणाम मित्र। कितना लोग इसे जानते भी नहीं है, खाली ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी नाम परिणाम मित्र होता है। और उसके लिए क्या सही है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, ट्रांसफार्मर जो होती है स्टैटिक्स डिवाइस होती है। जैसा कि अभी हम लोग डिफिनीशन में जाने, वही से 2 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया MCQ। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार की धारा पर परिणाम मित्र कार्य करता है? मैंने जो ट्रांसफार्मर होती है वो किस धारा पर केवल कार्य करती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, ट्रांसफार्मर जो होती है ऐसी करंट अल्टरनेटिंग धारा पर कार्य करती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की वोल्टता को परिवर्तित करता है? जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार की वोल्टता को परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो उच्च से निम्न स्तर और निम्न से उच्च स्तर वोल्टेज को परिवर्तित करता है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ग इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि इसमें उपरोक्त क और ख दोनों होते हैं, उच्च से निम्न और निम्न से उच्च। हम डिफिनीशन में अभी इसको अच्छा से जान गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई दिया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, अगर हम ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई देंगे तो उसकी वाइंडिंग को जला देगी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा ग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसफार्मर किस प्रकार के कार्य के लिए उत्तरदायी है? तो ट्रांसफार्मर जो होती है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन, यानी कि 13 का जो ऑप्शन है ख ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हमारा ट्रांसफार्मर होती है फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के सिद्धांत या कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ख हो जाएगा। और कौन कौन होता है? तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये पूछता तब, मगर ये केवल पूछा किस कार्य के लिए, तो चुंबकीय इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रकार के राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है? तो इसका 14 का राइट आंसर जो होगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है शक्ति और आवृत्ति यानी पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है, इसलिए इसका 14 का राइट ऑप्शन ग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग को, जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होता है वो विद्युत को किस स्रोत से जोड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा, प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोड से जोड़ते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग को हम विद्युत के स्रोत से जोड़ते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम विद्युत के जो लोड सप्लाई देना होता है लोड से जोड़ते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से और प्राइमरी वाइंडिंग को सोर्स से यानी सप्लाई से, स्रोत से। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको का विद्युत के स्रोत से संयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? ठीक है, इफ़िशियंसी पूछ रहा है ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर का जो इफ़िशियंसी होती है, एक अच्छा ट्रांसफार्मर वो 95 से 99% तक उसकी दक्षता यानी इफ़िशियंसी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन घ हो जाएगा 16 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर वीडियो देख रहे होंगे तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा होगा। ठीक है, अगर आप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, एक ऊंचायक ट्रांसफार्मर होता है। ऊंचायक ट्रांसफार्मर जो होता है
इसका क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो वोल्टेज का मान बढ़ाता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक होती है, करंट के मान को घटाता है, उपरोक्त सभी। इसलिए इसका 17 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम लपेट होती है। स्टेप डाउन है, यहाँ ध्यान देना है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, तो स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम लपेट वाली वाइंडिंग होती है। तो इसका राइट ऑप्शन घ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण में सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग अभी इसको जाने कि जो ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ख हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रांसफार्मर का प्रकार है, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहा है। तो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर होती है, बैरी टाइप का भी होता है, सेल टाइप का होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन घ हो जाएगा। ये सभी जो होते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वह ट्रांसफार्मर कहलाता है जिसकी प्राइमरी में उच्च वोल्टेज तथा सेकेंडरी में निम्न वोल्टेज होती है। तो वह ट्रांसफार्मर को हम क्या कहेंगे जिसके प्राइमरी में उच्च वोल्टेज और सेकेंडरी में निम्न है। तो इसका राइट ऑप्शन जो 21 का होगा वो ख होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होती है, स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होती है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में उच्च वोल्टेज तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में निम्न वोल्टेज दी जाती है, उसे हम स्टेप डाउन कहते हैं। जैसे कि डाउन है, हमको सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या मिल रहा है, निम्न वोल्टेज। तो ऐसा हम जान रहे हैं कि अगर सेकेंडरी में निम्न मिलेगा तो डाउन होगा, अगर उच्च मिलेगा, उच्च वोल्टेज मिलेगा तो स्टेप अप होगी, इसलिए इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, स्टेप डाउन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आइए देखते हैं, यदि इनपुट वोल्टेज 120 वोल्ट है, ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज 240 वोल्ट है, ठीक है, तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर होगी, कौन सा साइड में प्राइमरी वाइंडिंग होगी। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा से देखते हैं। यदि इनपुट वोल्टेज 120 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज 240 वोल्ट है, तो ट्रांसफार्मर की कौन सी साइड प्राइमरी वाइंडिंग होगी। यानी इनपुट वोल्टेज जो होगा वो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी। इनपुट माने जो ले रही है और आउटपुट माने वो जो दे रही है। तो देना जो होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी और जो ले रही है वो प्राइमरी वाइंडिंग साइड होगी। तो प्राइमरी वाइंडिंग कितना है, 120 वोल्ट, तो 120 वोल्ट वाला प्राइमरी साइड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ख हो जाएगा 22 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सूत्र के द्वारा ट्रांसफार्मर का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क हो जाएगा। इस फार्मूला के द्वारा हम किसी भी ट्रांसफार्मर का ईएमएफ ज्ञात करते हैं। यहाँ पर फाई इक्वल टू का होता है, तो यहाँ पावर फैक्टर होता है, जो फाई का मान है वो पावर फैक्टर जो कि शक्ति गुणांक होती है, और एफ जो है, एफ वो फेरों की संख्या है, एफ जो है फेरों की संख्या है, और सॉरी एफ जो है आवृत्ति है, और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न फेरों की संख्या होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, नंबर ऑफ टर्न लपेट की संख्या को एन बोला जाता है, और यहाँ एफ जो है वो आवृत्ति होती है, और जो फाई है वो पावर फैक्टर जिसको शक्ति गुणांक कहते हैं वो है। इसलिए इसका सभी डाउट क्लियर कर दी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस कारणवश प्रायः सेल टाइप ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है
वो किस लिए प्रयोग किया जाता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा, हमारे जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें चुंबकीय पक्ष की संख्या 2 होती है और चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण कम होता है, इसलिए इसको हम राइट ऑप्शन घ को टिक करेंगे। यानी ख और ग दोनों जो होता है वो सेल टाइप ट्रांसफार्मर के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। क्वेश्चन 25 है, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर एल आकृति के स्टैम्परिंग से 2 सेट का प्रयोग करके आयताकार क्रोड बनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जो होगा वो क हो जाएगा। टीएफ क्रोड प्रकार के हमें एल आकृति के ट्रांसफार्मर की स्टैम्परिंग करके बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अब आइए 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर को क्रोड में 2 चुंबकीय मार्ग स्थापित किया होता है या किए जाते हैं। तो अभी हम जस्ट इसको हम सॉल्व किए हैं। 26 का जो राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ख। सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में ये 2 चुंबकीय पथ जो होते हैं स्थापित किए जाते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ख हो जाएगा 26 का। आइए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस प्रकार से ट्रांसफार्मर चुंबकीय फ्लक्स लीकेज न्यूनतम होता है। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में, यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ टाइपिंग करने में यहाँ के होगा। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज न्यूनतम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 27 का ग होगा। जो हमारा बेरी प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें चुंबकीय फ्लक्स लीकेज की न्यूनतम होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा परिणाम ट्रांसफार्मर के क्षति के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर होगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर में क्षति हो उसका परिणाम क्या क्या होती है। तो वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है, ये सही है। अचालक आवरण नष्ट हो जाती है, ये भी सही है। ऊष्मा पैदा होती है, ये भी सही है। और ये जो लास्ट ऑप्शन है सभी संभव है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन घ। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें होने वाले क्षतियों के कारण जो परिणाम आते हैं ये सभी गुण होते हैं, इसलिए ये 28 का राइट ऑप्शन घ हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किस प्रकार का युग्मन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली के मध्य होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा बताना है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी जो आपस में युग्मन बने होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आइए देखते हैं। किस प्रकार के इस्पात कोर के निर्माण में उपयुक्त होता है। तो 30 क्वेश्चन इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। जो हमारा इस्पात क्रोड का निर्माण होता है वो निम्न चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिस क्षतिश रखने वाला होता है, इसलिए इसका हम प्रयोग करते हैं इस्पात क्रोड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 500 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है। जो 500 से कम केवीए के क्षमता वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उसको हम ठंडा रखने के लिए क्या किया जाता है। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा 31 का वो हो जाएगा क। प्राकृतिक रूप से वायु के द्वारा इसे ठंडा रखा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो 32 का होगा घ होगा। 1000 केवीए की क्षमता के लिए प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन वाला प्रयोग किए जाते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से एक अच्छे ट्रांसफार्मर के ऑयल गुण होना चाहिए। जो ट्रांसफार्मर में तेल होता है उस तेल का क्या गुण होना चाहिए उसके बारे में बताना है। तो उसकी सयानता और नमी सूखने वाला होना चाहिए तेल,
उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च ज्वलन बिंदु और अचालक, और घ ऑप्शन जो है ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन घ हो जाएगा, क्योंकि ये जो तेल होता है वो इसमें सभी गुण पाए जाते हैं जो ऊपर में बताए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? तो हमारा 34 का राइट ऑप्शन जो होगा क हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर में जो होती है वाइंडिंग की संख्या 1 होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क हो जाएगा। 35 क्वेश्चन नंबर है, ऑटो ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है? तो हमारा ट्रांसफार्मर 2 नियम पर कार्य करता है, इसमें ऑटो का पूछा गया है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑटो ट्रांसफार्मर जो होती है उसका उपयोग हम ऑटोमोबाइल में करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क हो जाएगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सॉरी 27 नहीं 37। जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो सीटी और पीटी से संबंधित है। तो सीटी और पीटी से हम एक वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप उसे डायरेक्ट देख सकते हैं। सीटी और पीटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कौन कौन सा, उसके बारे में विधिवत वीडियो दिए हैं, उसे आप आसानी से देखने पर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो सीटी जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग हम धारा मापने के लिए एमीटर के साथ प्रयोग करते हैं। इसका राइट ऑप्शन 37 का हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर होती है स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन 38 का जो होगा वो ख हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 39, निम्न में से कितना केवीए तक पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता प्रयुक्त की जाती है? जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी क्षमता के बारे में पूछ रहा है। तो ये इसका जो क्षमता होती है 2000 केवीए से 20000 केवीए तक स्टार डेल्टा संयोजन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कंजर्वेटर क्या है? तो कंजर्वेटर जो होता है वो मुख्य टैंक के तेल के फैलाव को स्थान देने के लिए लगाया जाता है। और नेक्स्ट यह जो टैंक होता है मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित किया जाता है। तो ये कंजर्वेटर का दोनों गुण होते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ग हो जाएगा, क और ख दोनों। ठीक है, इसलिए इसका ग आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें ब्रीदर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, या किस कार्य के लिए ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट जो आंसर होगा 41 का वो ग हो जाएगा। तेल के नमी को प्रवेश को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ग हो जाएगा। तापमापी क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 का तापमापी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा तापमापी जो होता है मुख्य टैंक में लगा होता है और तेल के ताप को मापता है। क ख दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का जो राइट आंसर होगा ग। जो हमारा तापमापी होता है मुख्य टैंक में लगा होता है और इसका उपयोग हम तेल के टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ग हो जाएगा, क्योंकि उसमें क ख दोनों वाले गुण कंजर्वेटर में पाए जाते हैं। ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है। जो ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है सेफ्टी डिवाइस वो कौन कौन से युक्ति है वो बताना है। तो बरकोज रिले जो होता है वो सेफ्टी डिवाइस के अंतर्गत आता है। एक्सप्लोजन वेंट भी जो होता है वो सेफ्टी डिवाइस के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ग हो जाएगा। ए और बी दोनों या क और ख दोनों। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ग हो जाएगा। बल्कोज रिले का बारे में क्या सत्य है? तो बल्कोज जो रिले होती है वो दोष को सूचना को अलार्म दे करके बजाती है और
इसके बीच जो होता है 2 फ्लॉट तथा 2 मरकरी स्विच इस बीच जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्रकोज रिले का राइट ऑप्शन घ, यानी कि ख और ग जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इसका आंसर होगा, इसलिए राइट ऑप्शन घ। घ में क्या है, ख और ग दोनों, इसलिए इसका राइट ऑप्शन घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक वाइंडिंग में सदैव, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो उसके बारे में जो है वो संख्या जो होती है लपेट की, नंबर ऑफ टर्न वो अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर वायु ब्लास्ट कूलिंग में प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा 46 का वो क हो जाएगा। 10,000 kVA तक वायु ब्लास्ट कूलिंग प्रयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एक ट्रांसफार्मर जो शून्य लोड पर प्रचलित है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया करंट कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग देखिएगा इसका। तो इसका राइट आंसर जो होगा 47 का वो ग हो जाएगा। जो एक ट्रांसफार्मर शून्य लोड पर प्रचलित होती है उसकी प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया करंट दोनों धाराओं का सदिश योग या जोड़ होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा कथन स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सत्य है? तो स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होती है वो NP ग्रेटर देन NS होती है, यानी कि ऑप्शन क होगा। तो 48 का ऑप्शन क को हम टिक करेंगे। NS का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग और नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान में देना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शर्त ट्रांसफार्मर को समानांतर क्रम में चलाने के लिए किया जाता है? तो जो हमारा समानांतर क्रम ट्रांसफार्मर को जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ 4 नियमों या 4 शर्त को पालन करना होता है। उसकी ध्रुवता समान होनी चाहिए, ये सही है। उसकी वोल्टेज अनुपात समान होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी जो ध्रुवता होती है उसको भी समान होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन जो है इम्पीडेंस का अनुपात प्रतिशत समान होनी चाहिए। तो यानी कि उपर्युक्त घ वाला ऑप्शन ये तीनों समानांतर क्रम में प्रचलित करने के लिए शर्त हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 50 देखते हैं। वे क्षति जो ट्रांसफार्मर के लोड बढ़ने पर नियत रहती है। तो जो ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ने से जो जो ट्रांसफार्मर में क्षति होती है लोड बढ़ने के साथ नहीं बढ़ती है, तो वह कौन सा क्षति होगी? तो इसको हम आयरन लॉस कहेंगे। आयरन लॉस यानी लौह हानि। कॉपर लॉस जो होती है वो लोड बढ़ने के साथ वो बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, किस परीक्षण के द्वारा हम ट्रांसफार्मर के लौह क्षति को ज्ञात करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा खुला परिपथ के द्वारा हम ट्रांसफार्मर की लौह क्षति ज्ञात करते हैं, इसलिए इसका 51 का राइट ऑप्शन क हो जाएगा। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 52 को आप लोग को इसे सॉल्व करना है। इसका कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है या इफ़िशियंसी होती है वो किस में व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आप लोग जानते हैं तो इसके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को कमेंट कीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, सही है या गलत। तो ये परिणाम मित्र से पार्ट 1 था दोस्तों। अगर पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर इसके लिए भी कमेंट कीजिए। और इसका मैं PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ITI से रिलेटेड कई तरह के अपडेट मेरे चैनल पर दिए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।